Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Hey guys, welcome to lecture number 1 of Ancient Kingdoms of the South। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है जो भी एंशियंट किंगडम्स हुआ करते थे इंडिया के साउथर्न रीजन में। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है? इंडिया के नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में और मिडल में कौन कौन से किंगडम्स हुआ करते थे, कौन से एम्पायर्स हुआ करते थे, वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे 7th और 8th चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो साउथर्न मोस्ट पार्ट था इंडिया का, वहाँ पे कौन कौन से एम्पायर्स थे, कौन कौन से किंगडम्स थे। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट किंगडम्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा चेर, पांड्या एंड चोला डायनेस्टीज़। ये जो थी ये हमारे एकदम साउथ पार्ट में थी, अभी हम मैप में भी देखेंगे। नेक्स्ट इज सतवाहना डायनेस्टीज, वकाटका डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी एंड द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। उससे पहले यहाँ पे आपको मैप दिया गया है जिसमें इन सब डायनेस्टीज़ का एरिया शो किया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे नीचे के पार्ट में अगर हम देखें तो आपको दिख रहा है चेर, पांड्या एंड द चोला डायनेस्टीज़। ये जो डायनेस्टीज़ थी ये एकदम नीचे का इनका एरिया हुआ करता था। नेक्स्ट इस यहाँ पे आपको दिख रहा है पल्लवा डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडिया के थोड़ा सा ऊपर जाने पर दिख रहा है चालुक्य डायनेस्टी। इसके बाद है हमारी राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो कि यहाँ पे मिडल में है। वकाटका डायनेस्टी का रीजन जो था वो ये वाला था पूरा। एंड आपको इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी जो है वो है सतवाहना डायनेस्टी का रीजन जो था ये था पूरा यहाँ तक। अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं एक एक रीजन की। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर विच इज सबसे पहले हमें पढ़ना है द चेर, पांड्या एंड चोला डायनेस्टीज़ के बारे में। तो ऑफ द मैनी डायनेस्टीज़ इन साउथ इंडिया देयर आर 3 आर मैंशनड इन द लिटरेचर ऑफ दोज टाइम्स। तो इंडिया के साउथ पार्ट में बहुत सारी डायनेस्टीज़ हुआ करती थी, लेकिन ये जो 3 डायनेस्टीज़ है दैट इज़ चेर, पांड्या एंड चोला, ये मेंशन किए गई हैं एंशंट लिटरेचर में। लिटरेचर जो था एक लिटरेचर था जिसका नाम था संगम लिटरेचर। उस लिटरेचर में इन डायनेस्टीज़ के बारे में बताया गया था, ठीक है। और वो जो लिटरेचर दैट इज़ संगम लिटरेचर जब लिखा गया था तो उस एज को कहा जाता है, उस पीरियड को कहा जाता है संगम एज। उस टाइम का ये लिटरेचर था और उसी टाइम पे ये जो तीनों डायनेस्टीज़ है वो हुआ करती थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं दिस आर द चेर, पांड्या एंड चोला डायनेस्टीज़। और जो लिटरेचर में मेंशन की गई हैं वो कौन सी डायनेस्टीज़ हैं? दैट इज़ चेर, पांड्या एंड चोला डायनेस्टीज़। अभी हम देखेंगे आगे की लिटरेचर के अलावा ये कहाँ कहाँ और मेंशन की गई है, इनके बारे में हमें नॉलेज कैसे पता चला। तो दीज डायनेस्टीज वेयर इन पावर अराउंड द 4th century बिफोर कॉमन ईरा और इवन बिफोर दैट। तो ये जो डायनेस्टीज़ है ये 4th century कॉमन ईरा या उससे पहले तक पावर में थी। अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर की, तो जो मौर्यन एम्पायर था वो 185 BCE तक पावर में था, ठीक है। और मौर्यन एम्पायर के टाइम पे भी ये डायनेस्टीज़ हुआ करती थी और उसके बाद ये 185 से लेकर तो ये 4th century बिफोर कॉमन ईरा तक चली थी। आपको पता होगा कि हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो इसमें टाइम कैसे स्टडी करते हैं, ये एकदम नंबर लाइन जैसा होता है। जैसे मैथ्स में हमने पढ़ा है नंबर लाइन, वैसा ही होता है। तो बीच में जो होता है वो होता है 0। और ये 0 क्या होता है? यहाँ पे बर्थ हुआ था जो क्रिश्चियनिटी के गॉड होते हैं दैट इज़ जीसस, उनका यहाँ पे बर्थ हुआ था, उसे हम मार्क कर देते हैं एज 0। तो 0 के पहले के जो भी ईयर्स थे उनको हम उल्टा काउंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ठीक है। तो यहाँ तक अगर हम उल्टा उल्टा काउंट करके जाएँ तो यहाँ पे एक ईयर आएगा 185। तो जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से लेकर 185 तक तो मौर्यन एम्पायर था, और 185 के बाद भी यहाँ पे 4th तक कौन से एम्पायर थे? ये तीनों, यानी कौन सी डायनेस्टीज़ थी? दैट इज़ चोला, चेर एंड द पांड्या डायनेस्टीज़, ठीक है। और इसके 0 के आगे जो भी हम मेंशन करते हैं ईयर्स दैट इज़ 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर। और 0 के पहले के जो ईयर्स है उनको हम काउंट करते हैं BCE, इन द टर्म्स ऑफ BCE दैट इज़ बिफोर कॉमन एरा। और 0 के बाद के जो ईयर्स हैं उनको हम बोल देते हैं सिर्फ CE दैट इज़ कॉमन एरा, ठीक है गाइस। दे फाइंड मेंशन इन द रामायण एंड महाभारत एपिक्स। तो रामायण और महाभारत जैसे जो एपिक्स हैं उनमें भी इनका मेंशन है दैट इज़ पांड्या, चोला एंड चेर डायनेस्टीज़ का। महाभारत में एक
ऐसी बात कही गई है कि जब रणभूमि में यानी कुरुक्षेत्र में जब वॉर हुआ था तो जो पांड्यास थे वो सबसे पहले वॉर के लिए उतरे थे, ऐसा महाभारत में बताया गया है। तो दे हैव ऑल्सो बीन मैंशनड इन द संगम लिटरेचर इन तमिल एंड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द मौर्यन एम्परर अशोका। तो संगम लिटरेचर जो था वो एक लिटरेचर था जो स्पेशली तमिल लैंग्वेज में था और सबसे एंशियंट लिटरेचर था ये तमिल लैंग्वेज का। और इस लिटरेचर में इन तीनों डायनेस्टीज़ के बारे में बताया गया है, इसका जिक्र किया गया है। साथ साथ में हमें क्या पता चलता है कि जो एम्परर अशोका थे ये मौर्यन एम्पायर के एक एम्परर थे, बहुत ही फेमस। तो इन्होंने जो इंस्क्रिप्शंस बनाए थे, हमने देखा था कि इन्होंने बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस बनाए थे, राइट। तो इंस्क्रिप्शंस में भी इन्होंने इन 3 डायनेस्टीज़ के बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर ये जो 2 चीज़ें हो गई, दैट इज संगम लिटरेचर और इंस्क्रिप्शंस ऑफ द मौर्यन एम्परर अशोका, ये दोनों जो है ये सोर्सेस है। सोर्सेस का मतलब जिस चीज़ से हमें इन डायनेस्टीज़ के होने का पता चलता है। अब मैंने कहा आपको कि जो 4th सेंचुरी थी तब ये 3 डायनेस्टीज़ हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन ना उस टाइम पे हम थे ना उस टाइम पे आप थे, फिर हमें कैसे पता? तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़कर उन डायनेस्टीज़ के बारे में पता चलता है। जैसे संगम लिटरेचर हमने पढ़ा या फिर जो एम्परर अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे उनको हमने पढ़ा, तो हमें पता चला कि उस टाइम पे ये डायनेस्टीज़ हुआ करती थी। इन द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, मुजीरिस इज मैंशनड एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द कोस्ट ऑफ केरला। अब एक बुक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, जो यूरोप के एक ऑथर ने लिखी थी। तो उस बुक में मुजीरिस जो है ये एक प्लेस का नाम है और उसे मेंशन किया गया है केरला का जो कोस्ट है वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट क्या होता है जहाँ पे शिप्स वगैरह आके रुकती है। तो मुजीरिस जो था वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। अब होता क्या था, इंडिया है, अगर ये हमारा इंडिया, ठीक है, ये अगर इंडिया है तो इंडिया से बाहर जितने भी देश है, जैसे रोम हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, वहाँ तक बहुत सारा व्यापार हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था, स्पेशली स्पाइसेस का, है ना। तो वहाँ पे ट्रेड जब हुआ करता था तो क्या बोलते हैं, जो रिवर का पार्ट था, यानी एक तो लैंड रूट हुआ करता था, यस, एक लैंड रूट हुआ करता था, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि वो रिवर के पार्ट से या रिवर के रूट से वो लोग ट्रेड करें। तो यहाँ पे जितनी भी शिप्स आती थी, जितना भी ट्रेड होता था, तो उस पोर्ट से होता था, मुजीरिस पोर्ट से, इसलिए उसका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस पोर्ट वॉज इन द चेर किंगडम एंड वॉज अ मेजर सेंटर फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स एक्सेट्रा। अब ये जो पोर्ट है दैट इज मुजीरिस पोर्ट, ये कहाँ पे हुआ करता था? तो चेर किंगडम में हुआ करता था। और यहाँ से क्या क्या एक्सपोर्ट हुआ करता था? एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से जब भी कोई ट्रेड के लिए चीज़ें बाहर जाती है तो उसे कहा जाता है एक्सपोर्ट, अगर बाहर से अंदर आ रही है तो उसे कहा जाता है इम्पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है स्पाइसेस का, पर्ल्स का और प्रीशियस स्टोन्स का, ठीक है। तो इंडिया जो है मेनली स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। और जो हमारा पेपर होता है, राइट, पेपर होता है हमारी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, काली मिर्च, है ना। तो ब्लैक पेपर जो होता है उसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था रोम में। ये जो है हमारा बहुत ही फेमस हुआ करता था, तो इसका एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा हुआ करता था। द पांड्या किंगडम वॉज अ पार्ट ऑफ टुडेज तमिलनाडु। आज का जो तमिलनाडु है वो उस टाइम का पांड्या किंगडम हुआ करता था, ठीक है। जो तमिलनाडु है वो उस टाइम का क्या होता था, तमिलनाडु का बेसिकली एक पार्ट जो है वो पांड्या किंगडम के अंदर आता था। देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड फॉर द हाई क्वालिटी पर्ल्स। अब पांड्या किंगडम में ग्रेट डिमांड था हाई क्वालिटी पर्ल्स का, यानी जो मोती वगैरह होते हैं उनका। द कैपिटल ऑफ द किंगडम वॉज मदुराई। हमने ये मैप में भी देखा कि पांड्या किंगडम का जो कैपिटल है दैट इज़ मदुराई। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मदुराई यहाँ पे है और ये है हमारा पांड्या किंगडम। ये जो पूरा पार्ट है तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में पांड्या किंगडम हुआ करता था और उसका कैपिटल था मदुराई। ये जो है कैपिटल वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा पांड्या किंगडम के बारे में एंड चेर किंगडम के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चोला किंगडम के बारे में। तो द एंशियंट किंगडम ऑफ द चोला ऑक्यूपाइड द रीजन ऑफ तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु। जो चोला किंगडम था वो तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली का जो प्लेस है वो उस टाइम का चोला किंगडम ने ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। तो चोला किंगडम के बारे में इतना ही दिया गया है। तो ये थे हमारे 3 मेन किंगडम
जो एंशियंट किंगडम्स है दैट इज़ चेर, पांड्या एंड चोला डायनेस्टीज़। नेक्स्ट हमें पढ़ना है द सतवाहना डायनेस्टीज़ के बारे में। अब ये जो है ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है हमारी दैट इज़ सतवाहना। तो ये जो है ये हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी है इम्पॉर्टेंट दैट इज़ सतवाहना डायनेस्टी। तो लेट अस रीड अबाउट सतवाहना डायनेस्टी। ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? As in the north, after the decline of Mauryan Empire, the local kings in Maharashtra, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक also became independent। तो हुआ क्या था कि नॉर्थ का जो रीजन था इंडिया का और स्पेशली पूरा जो इंडिया था उस पर सबसे बड़ा एम्पायर रूल कर रहा था दैट इज़ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो पूरे इंडिया पे मौर्यन एम्पायर रूल कर रहा था। लेकिन जैसे ही मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, जो मौर्यन एम्परर थे वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन बाद में इंडिया पे कोई भी रूल करने वाला नहीं बचा। तो वहाँ के जो लोकल किंग्स थे स्पेशली महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना शुरू कर दिया और उसमें वो लोग रूल करते थे। जैसे ये पूरा जो रीजन है वो पहले मौर्यन एम्पायर के अंडर में था, लेकिन मौर्यन एम्पायर जैसे ही ख़त्म हुआ और मौर्यन एम्पायर का लास्ट एम्परर भी हमने देखा था, कौन था वो, बृहद्रथा, राइट। तो बृहद्रथा तो जो था वो लास्ट एम्परर था। उसके बाद जो है स्टेट्स के अलग अलग किंग्स ने क्या किया, अपना अपना रीजन एक स्पेसिफाई कर लिया और वहाँ पे वो लोग रूल करने लग गए। ठीक है गाइस, तो मौर्यन एम्पायर जो था इस तरह से ख़त्म हो गया और नए नए किंगडम्स जो थे वो बनने लगे और उन किंगडम्स में से ही एक था हमारा सतवाहना डायनेस्टी। सो दे एस्टैब्लिश स्मॉल किंगडम्स ऑफ देयर ओन। वन ऑफ दिस वॉज द सतवाहना डायनेस्टी। राजाओं ने क्या किया, अपना स्मॉल स्मॉल किंगडम्स बनाना शुरू कर दिया और उसमें से एक था हमारा सतवाहना डायनेस्टी। प्रतिष्ठान और द प्रेजेंट डे पैटर्न इन महाराष्ट्र वॉज देयर कैपिटल। अब जो सतवाहना डायनेस्टी था उसका कैपिटल क्या हुआ करता था, प्रतिष्ठान। और ये प्रतिष्ठान है क्या, महाराष्ट्र में एक प्लेस है पैठन। ठीक है, ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है और मराठवाड़ा रीजन में आता है पैठन। ये उस टाइम का प्रतिष्ठान हुआ करता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पैठन का ओल्ड नेम क्या हुआ करता था तो दैट इज़ प्रतिष्ठान। और पैठन किसके लिए फेमस है, अगर आप लोग महाराष्ट्र में रहते हो तो ज़रूर पता होना चाहिए कि पैठन जो है वो पैठनी साड़ीज़ के लिए फेमस होता है, जो कि मराठी ट्रेडिशनल साड़ीज़ होती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो सतवाहना डायनेस्टी थी उसका कैपिटल क्या हुआ करता था, प्रतिष्ठान। और प्रतिष्ठान का आज का नेम क्या है, दैट इज़ पैठन। किंग सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी। अब फाउंडर क्या होता है, मान लीजिए आप कोई फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको अपना नाम पता होगा, अपने पेरेंट्स का नाम पता होगा यानी अपने पापा का, देन आपको आपके ग्रैंडफादर का नेम पता है, लेकिन उसके आगे आपसे पूछा जाए तो आप नहीं जानते। बट कोई ऐसा पर्सन होगा जिससे आपकी जो फैमिली है वो शुरू हुई होगी। ठीक है, फिर उससे आपकी फैमिली शुरू हुई होगी, तो वो जो पर्सन है दैट इज़ कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ योर फैमिली, राइट। तो वैसे ही जो सतवाहना डायनेस्टी थी उसकी शुरुआत हुई थी एक किंग से जिसका नाम था सिमुक, इसीलिए सिमुक को कहा जाता है फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द इंस्क्रिप्शंस इन द नानेघाट caves near Junnar in Pune district bear the names of the important persons of the dynasty। अब जो सतवाहना डायनेस्टी थी उसके कुछ important persons थे जिनका नाम हमें कहाँ से मिलता है, तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है दैट इज़ नानेघाट। वहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जिससे हमें सतवाहना डायनेस्टी के कुछ important persons के बारे में पता चलता है। Some of the Satvahana kings were known to write their mother's name before their own। फॉर एग्ज़ाम्पल गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब जो सतवाहना किंग्स थे वो क्या करते थे, अपने नाम से पहले वो अपनी मदर का नाम लगाया करते थे। तो ये ऐसा एक्चुअली क्यों होता था, क्योंकि उस टाइम पे जो किंग्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, उनकी बहुत सारी वाइफ्स हुआ करती थी। ठीक है, जैसे इसको मान लिया वाइफ 1, इसको मान लिया वाइफ 2, इसको मान लिया वाइफ 3, इसको मान लिया वाइफ 4। तो होता क्या था, अगर इस वाइफ 1 का कोई एक चाइल्ड है, कोई एक सन है और वाइफ 2 का कोई एक सन है, तो अगर इसको हम उसके डैड के नाम से बुलाएं, पापा के नाम से बुलाएं और इसको भी उसके पापा के नाम से बुलाएं तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए उस टाइम पे क्या करते थे कि जो मदर का नाम है उससे उनका नाम स्पेसिफाई किया जाता था ताकि उनका नाम जो है यानी उनके पेरेंट्स के बारे में और अच्छे से पता चल सके। इसीलिए वो किंग्स क्या करते थे, अपने नाम के पहले अपनी मदर का नाम लगाना ज़्यादा प्रेफर करते थे।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट किंग है सतवाहना डायनेस्टी के। तो इन्होंने क्या किया, गौतमी जो था इनकी मदर का नाम था, पुत्र का मतलब होता है सन यानी बेटा, और सतकर्णी जो है ये उनका नाम था। तो इन्होंने अपनी मदर का नाम अपने नाम के पहले लगाया। ऑफ द सतवाहना किंग्स गौतमी पुत्र सतकर्णी इज़ पर्टिकुलरली वेल नोन। तो जो सतवाहना किंग्स थे उनमें से जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है वो वेल नोन है, यानी एक इम्पॉर्टेंट राजा है। अ स्टोन इंस्क्रिप्शन इन अ केव एट नासिक डिस्क्राइब्स हिज डीड्स ऑफ वेलर। नासिक में एक इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये नासिक के केव्स में मिला था और इनमें इनका नाम लिखा था और इनके जो डीड्स थे यानी जो वर्क किए हैं इन्होंने, जो भी फाइट्स की हैं उनके बारे में भी पता चला। ही हैड डिफीटेड द शाका किंग नहापना। अब एक शाका डायनेस्टी हुआ करती थी जो कि मेनली वेस्ट में हुआ करती थी इंडिया की। तो उस शाका डायनेस्टी के एक किंग थे दैट वाज नहापना, और उनके बारे में इससे हमें पता चला था इन इंस्क्रिप्शन से। और शाका किंग जो थे नहापना, इनके बीच में और गौतमी पुत्र सतकर्णी यानी इन दोनों किंग्स के बीच में जो है फाइट हुई थी। बेसिकली एक लैंड के टुकड़े के लिए फाइट हुई थी और उस फाइट में गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहापना को डिफीट कर दिया, हरा दिया, इसीलिए इनको महान माना जाता है। ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज त्रिसमुद्र टोया पीठ वाहन। अब गौतमी पुत्र सतकर्णी जो हैं उन्हें एक स्पेशल नाम दिया गया है दैट इज़ त्रिसमुद्र टोया पीठ वाहन। अब इस नाम का मतलब क्या होता है? त्रिसमुद्र का मतलब होता है थ्री समुद्र, थ्री ओशियंस, जो कि बड़े बड़े ओशियंस है हमारे 3। और टोया का मतलब होता है, यहाँ पे आपको दिया गया है, टोया मीन्स वाटर। ठीक है, टोया का मतलब होता है वाटर। यस, द टाइटल मीन्स वन हुज हॉर्सेस हैव ड्रंक द वाटर ऑफ 3 सीज। और जो टाइटल था, टाइटल कौन सा? दैट इज त्रिसमुद्र टोया पीठ वाहन। इस टाइटल का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक पर्सन जिसके घोड़ों ने, जिसके हॉर्सेस ने तीनों समुद्र का पानी पिया हुआ है। मतलब यहाँ पे जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है उनकी महानता बताई गई है कि वो कितने पावरफुल थे। ठीक है, द 3 सीज आर द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन। अब यहाँ पे त्रिसमुद्र बोला गया था तो वो 3 ओशंस जो थे वो उनका नाम यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ अरेबियन सी, the Bay of Bengal and the Indian Ocean. During his reign, the empire of Satavahanas extended from the river Narmada in the north to the Tungabhadra river in the south. अब जब ये थे गौतमी पुत्र सतकर्णी का टाइम था, जब उनका टाइम पीरियड था, तब सतवाहनास जो थे यानी सतवाहना डायनेस्टी जो थी वो नॉर्थ में रिवर नर्मदा से लेकर तो साउथ में तुंगभद्रा रिवर तक इनका पूरा एक्सटेंशन था। और जो हमने शाका डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था जिसके किंग को इन्होंने डिफीट किया सतवाहना ने, उनका जो रेन था, मतलब उनका जो एरिया था वो भी रिवर नर्मदा के आसपास का ही था। तो जब सतवाहना किंग मतलब सतकर्णी ने इनको हरा दिया था तो उनका जो एरिया है वो भी इनके अंडर में आ गया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द फेमस पोएटिक वर्क गथा सप्तष्टि in Maharashtra, a Prakrit language was composed by the Satavahana king हाला। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर आ गया दैट इज़ बाला का भाई हाला। तो हाला ने क्या किया था, एक बहुत ही फेमस पोएट थे जिनका नाम था गथा सप्तशती। ठीक है, गथा सप्तशती। इन्होंने महाराष्ट्री लैंग्वेज में, जो कि एक प्राकृत लैंग्वेज है, प्राकृत लैंग्वेज क्या होती थी, इट वाज लाइक संस्कृत लैंग्वेज बट संस्कृत से थोड़ी थोड़ी ये डिफरेंट थी। तो was composed by the Satavahana king हाला। तो एक राइटिंग थी बेसिकली जिसका नाम था गथा सप्तशती। ठीक है, गथा सप्तशती जो है एक राइटिंग थी और ये राइटिंग कौन सी लैंग्वेज में है, प्राकृत लैंग्वेज में है और ये सतवाहना किंग ने लिखी थी दैट इज़ हाला ने इसको लिखा था और ये बहुत ही फेमस थी। This work provides information about the life of the people during the सतवाहना पीरियड। तो ये जो इनका गथा सप्तशती था इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि सतवाहना पीरियड के टाइम पे लोग कैसे रहते थे और उनका जो भी सिस्टम था वो सब कैसा था। इंडियन ट्रेड इंक्रीज्ड ग्रेटली ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड। तो सतवाहना पीरियड के टाइम पे ट्रेड यानी व्यापार जो है बहुत बढ़ने लगा। पैठन, तेर,
भोकरदन, कोल्हापुर वे आर रिकॉग्नाइज्ड एज इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड। अब ये जो प्लेसेस हैं ये इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे ट्रेड के, यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ करता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती थी और उनका एक्सपोर्ट किया जाता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स वेयर प्रोड्यूस्ड एट दिस प्लेसेस। अब जब सतवाहना डायनेस्टी का टाइम था तब बहुत सारे आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स यानी जैसे लाइक पेंटिंग्स या कुछ स्टोन्स वगैरह की चीज़ें हो गई, तो वो सब बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी। इंडियन गुड्स वेयर एक्सपोर्टेड एज फार अवे एज रोम। अब इंडिया की जो चीज़ें हैं वो रोम तक यानी इतनी दूर तक भी एक्सपोर्ट की जाती थी। दोनों रूट से, लैंड रूट से भी एक्सपोर्ट की जाती थी और जो हमारा वाटर रूट है वहाँ से भी एक्सपोर्ट की जाती थी। सम ऑफ द सतवाहना कॉइन्स कैरी, कुछ सतवाहना कॉइन्स जो हैं उनमें इमेजेस दिए गए हैं शिप्स के। ठीक है, आपको यहाँ पे एक इमेज दिया गया है जिसमें कॉइन पे शिप का इमेज है। द केव स्कल्पचर्स एट अजंता, नाशिक, केरला, भाजे, कान्हेरी, जुन्नर इन महाराष्ट्र वेयर कार्व्ड ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड। तो कुछ केव स्ट्रक्चर्स जो है वो सतवाहना टाइम पे कार्व किए गए हैं जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिया गया है, दैट इज़ चैत्य गृह एट करला मीन्स केरला। तो केरला में एक चैत्य गृह है, ऐसा प्लेस है। चैत्य गृह क्या होता है, मतलब उस टाइम पे जो प्रेयर हाउस होता था उसे कहा जाता था चैत्य गृह, और ये उसी का फ़ोटो है जो कि केरला में था। ठीक है, तो ये था हमारा सतवाहना डायनेस्टी के बारे में। इसके बाद हमें पढ़ना है वकाटका डायनेस्टी के बारे में। तो जो लेक्चर है हमारा थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लगभग हाफ आवर तक पहुंच गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अब कुछ बच्चों का कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे कि मैम प्लीज़ लेक्चर्स जो है उनको इतने पार्ट्स में मत बनाइए, बल्कि लेक्चर्स जो है उनको 1 या 2 पार्ट्स में ही कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि आई विल ट्राई फॉर दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लेक्चर्स हैं उनको पार्ट्स में करना बेटर होता है कभी भी। क्यों, इसके पीछे भी रीज़न है। जैसे कि जो साइंटिफिक स्टडी की गई है तब पता चलता है इससे कि ह्यूमन का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक होता है। उसके बाद ह्यूमन ब्रेन जो है इधर उधर भटकने लगता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। ठीक है, तो होता क्या है कि हम कंसंट्रेट करने की कोशिश तो करते हैं बट कर नहीं पाते। और अगर मैं पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर भी करा दूँ, पढ़ा भी दूँ, तो भी क्या होगा कि आप लोग समझ तो जाओगे बट आप लोग उसको जल्दी से भूल जाओगे, और आपको पढ़ते वक्त भी एक साथ पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो डैट विल बी नॉट ओके। तो आप अगर मैं पार्ट्स में बनाती हूँ तो क्या होगा कि आप लोग इजीली उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे और आप लोग डिटेल में भी पढ़ पाओगे। अगर मैं एक ही वीडियो में बना दूँ तो हो सकता है कि लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, मे बी 2 या 3 घंटे का हो जाए, और सारी चीज़ों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ। सो दिस विल बी नॉट गुड। So I hope you will understand and parts will be better. Then also I will try to cover the syllabus as soon as possible. And till then bye bye. और एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप लोगों को हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर्स करते हो क्वेश्चंस का। till then bye bye और enjoy studying always. Mickey!